नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आता हूं दुनिया की 3 बड़ी खबरें। जाहिर है पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव पर है। इस वक्त अमेरिका और ईरान का युद्ध किस स्थिति में है और क्या बातें चल रही हैं, वो अपडेट पूरा आपके सामने होगा। और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने अपनी कोर टीम में जो बदलाव किया है उसके क्या मायने हैं और क्या संदेश दुनिया को दिया जा रहा है। एक और बड़ी दिलचस्प खबर इसी से जुड़ी हुई है कि ट्रंप 8 जुलाई को अंकारा में थे। वहां से उनको जब निकाला गया तो कैसे वो छिपते छिपाते अपने एयरफोर्स 1 में पहुंचे, फिर A-32C एक छोटे विमान में ले जाए गए, एक कैटरिंग ट्रॉली के अंदर छिपा करके उनको ले जाया गया। आखिर इस तरह की नौबत क्यों और कैसे आ गई, ये भी आज आपको इनसाइट्स से इसकी बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है कि हुतीज़ ने एक बार फिर से बाब अल मंदब वाले रास्ते पर यानी रेड सी में सऊदी टैंकर्स को निशाना बनाया है। उस फ्रंट पर क्या चल रहा है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। और तीसरा फ्रंट रूस और यूक्रेन का, वहाँ क्या चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अभी किस स्थिति में है और यूक्रेन के पास क्या डिफेंस बैटरीज पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं, आखिर क्यों वो इस रशियन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग की। जो जंग फिलहाल थमी हुई है और दोनों तरफ से वार पलटवार जैसी कोई स्थिति नहीं है, कोई हमला नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जिसे लेकर के एक ताज़ा बयान में ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कब्जा है, यानी जो नेवी है, यूएस नेवी, उसका इस रास्ते पर टोटल कंट्रोल है। जबकि सच्चाई ये है कि इस रास्ते से जो भी जहाज़ गुजर रहा है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर करके बताता हूँ, यहाँ से जो भी जहाज़ गुजर रहे हैं वो ईरान से कोऑर्डिनेट किए बगैर नहीं गुजर रहे हैं। ये जो रास्ता है पूरा, ये पूरा रीजन, ये यहाँ से अगर किसी को इस रास्ते को निकालना है, कहीं से कतर से कोई जहाज़ निकलना चाहता है, कुवैत से कोई जहाज़ निकलना चाहता है, बहरीन से निकलना चाहता है और इस रास्ते को वो लेकर के बाहर आ रहा है, तो अगर वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो वो बाहर नहीं निकल सकता। कुछ ऐसी ही स्थिति है। और ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस रास्ते पर उनका पूरा कंट्रोल है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनकी निगरानी में है, जबकि दुनिया ये बेहतर जान रही, क्योंकि सारे जो शिपिंग का डेटा प्रोवाइड कराते हैं सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए कि यहाँ से जो जहाज़ों के गुजरने की जो संख्या थी प्री वॉर की सिचुएशन में, तकरीबन 150 जहाज़ रोज़ाना यहाँ से गुजरते थे, उनकी तादाद बहुत घट चुकी है। दूसरी तरफ बाब अल मंदब वाली स्थिति भी आप पहले से जान रहे हैं। और अब जो ईरान है यहाँ पर, इसकी लेकर के एक और ख़बर जो है पिछले वक्त में बड़ी वायरल हुई कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई या तो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से चोटिल हैं और या फिर वो इस दुनिया में बाकी नहीं हैं। उसके बाद ईरान की एजेंसीज़ ने एक वीडियो जारी किया और अब जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं ईरान से, उससे ये पता चल रहा है कि मुज्तबा खामनेई पूरी तरह से ठीक है और फुल्ली एक्टिवेट भी हैं, ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो कोर टीम है उसमें एक बड़ा बदलाव किया है। जो फेसेस आप लगातार देखते हैं उसमें अब्बास अरागची हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान वहाँ के राष्ट्रपति, और एक मोहम्मद बाकर गालिबाफ जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं। ये पॉलिटिकल फेसेस हैं। इनको अगर आप अलग कर दें तो जो सबसे बड़ा एक बदलाव हुआ है, मोहसिन रज़ाई, उन्हें सुप्रीम नेशनल काउंसिल का सचिव बना दिया गया है। IRGC से उनका एक करीब का नाता रहा है पहले के वक्त में, और अब मुज्तबा खामनेई के रिप्रेजेंटेटिव भी वही होंगे। इससे पहले ये जिम्मेदारी मोहम्मद बाकर जुल्क़द्र के पास थी, उनसे ये जिम्मेदारी लेकर के मोहसिन रज़ाई को सौंप दी गई है। अब देखिए, जब भी कूटनीतिक बातें होनी होती हैं, पॉलिटिक्स की बातें होंगी, तो जाहिर है उसमें अब्बास अरागची आगे होंगे, उसमें डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान आगे होंगे, उसमें दूसरे और नाम आगे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत हो रही थी, उसे लेकर के ईरान के एक धड़े में नाराज़गी है कि जब भी अमेरिका से बातचीत की कोशिश होती है, अमेरिका उस बातचीत को दरकिनार करते हुए अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है। 28 फरवरी को जो हमला हुआ, उससे पहले भी बातचीत चल रही थी और बातचीत बिल्कुल सही डायरेक्शन पर थी, जिसको लेकर के ओमान के विदेश मंत्री बार बार
कंफर्म भी करते रहे। इसी वजह से यहाँ एक बड़ा बदलाव हुआ और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बना दिया गया है मोहसिन रजाई को। उन्होंने मोहम्मद बाकर जुल्कद्र की जगह ले ली है और सैन्य कमान के साथ साथ वो सर्वोच्च सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े जो फैसले हैं उनके फैसलों में भी उनका दखल होगा। मतलब ये कि अब बाकर गालिबाफ और अब्बास अराक्ची जब नेगोशिएट कर रहे होंगे तो उनको जो है मोहसिन रजाई से भी अब चीज़ों को एक बार कंफर्म करना होगा। अगर आप इसके ऑर्डर को समझ लेंगे तो सबसे ऊपर जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई, उनके ठीक बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत का नाम ईरान में आएगा तो वो है अब आज के वक्त में मोहसिन रजाई। और उसके बाद आप पॉलिटिकल नाम ले सकते हैं जिसमें डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान हैं, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ हैं और इसके बाद अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके अलावा भी कई और सारे बदलाव जो हुए हैं जिनकी डिटेल जो है ईरानी चैनल्स पर प्रसारित की गई। अब्दुल रहीम मौसवी जो पहला दिन था अटैक का 28 फरवरी का जिसमें सैयद अली खामनेई को असैसिनेट किया गया था, उसी दिन वो भी उसी हमले में मारे गए थे। और उसके बाद जो सेंट्रल कमांड की जो एक पहले से जो स्ट्रक्चर्ड चीज़ें थी उसी तरीके से काम चल रहा था और अब जिम्मेदारी जो आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ की जिम्मेदारी आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ के चीफ की जिम्मेदारी दी गई है, वो अली अब्दुल्लाही को सौंप दी गई है। इसके अलावा जनरल स्टाफ के जो डिप्टी बनाए गए हैं वो क्यूम्स हैदरी, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा IRGC के कमांडर चीफ अहमद वहीदी बनाए गए हैं। मुस्तफ़ा एजादी उनको उनका डिप्टी बनाया गया, IRGC के डिप्टी कमांडर हैं वो। इसके अलावा IRGC का जो नेवी विंग है उसके कमांडर की जिम्मेदारी अब जो है अली आजमाई को सौंपी गई है। और बासिज फोर्स जो इंटरनल इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा संभालती है कंट्री के अंदर, उसकी जिम्मेदारी बासिज फोर्स के जो चीफ अब बनाए गए हैं वो हुसैन तायब बनाए गए हैं। तो ये बड़ी चेंजेस इस वक्त किए गए हैं और एक जो बड़ी बात इसमें कही जा रही है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं पहले IRGC से जुड़े रहे हैं। मुज्तबा खामनेई ने अभी जो ताज़ा निर्देश अपनी टीम को दिए हैं उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब सिर्फ डिफेंसिव तरीके से ईरान काम नहीं कर रहा है। यानी ये पूरा आप जो ईरान का हिस्सा देख रहे हैं, ये ईरान अब सिर्फ डिफेंसिव अटैक नहीं करेगा। मतलब ये कि अमेरिका आया, उसने ईरान पर कोई हमला किया तो उस हमले के जवाब में ईरान ने अटैक किया। अब सिर्फ ये पॉलिसी नहीं है। उसकी बड़ी वजह है यहाँ पर जो आप गल्फ ऑफ ओमान देख रहे हैं, यहाँ पर अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगा रखा है, यूएस आर्मी का जो यूएस नेवी का जो ब्लॉकेड है, ये दरअसल मुश्किल खड़ी कर रहा है। यूएस नेवी यहाँ पर मौजूद है और इसके मौजूद रहने की वजह से भी यूएस को एक बहुत बड़ा खर्च इस इलाके में करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यूएस नेवी यहाँ पर मौजूद है और इसकी वजह से ईरान की जो सारी शिपिंग है वो भी रुकी हुई है। अब ईरान इसको बहुत वक्त तक बैठ के वेट तो कर नहीं सकता, इस वजह से भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की बात अब हो रही है। और इसीलिए हमने पिछले कुछ वक्त में देखा कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया गया और जंग रुकी रहने के बावजूद जो है कुवैत में कुछ जगहों को टारगेट किया गया। हालांकि पिछले कम से कम 2-4 दिनों के अंदर इस तरह के कोई हमले नहीं हुए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया गया। उन जहाज़ों को निशाना बनाया गया जो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट किए हुए बगैर अमेरिका के भरोसे वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए ख़ास तौर से संदेश बिल्कुल क्लियर छिपा हुआ है और खाड़ी के उन देशों के लिए जो ईरान के खिलाफ काम करते रहे हैं। तेहरान संकेत साफ ये दे रहा है कि हालिया युद्ध में कमांडर्स की जो मौत हुई उससे उसकी कमांड स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई। उसने जंग पूरी लड़ी है और जंग अब थमी हुई है। अब ऐसे वक्त में अपने कमांडर्स को वो नियुक्त कर रहा है और अब नए अनुभवी लोगों को पोजीशन सौंप दी गई है। और ये फेरबदल जो है मुज्तबा खामनेई के उन तमाम पोजीशंस पर एक अपने पर्सनल होल्ड्स के तौर पर भी इनको देखा जा रहा है कि एक तो वो पहले ज़ख्मी हुए थे, फिर उनकी तबीयत ठीक हुई है और डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी इस बात को कंफर्म किया कि उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद वो ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक है। और अब डिफेंसिव नहीं, सिर्फ ऑफेंसिव अंदाज भी आपको ईरान का देखने को मिलेगा।
एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ ईरान से बिल्कुल सटा हुआ आपको ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये टर्की का, यहाँ अंकारा में इसी से चूंकि रिलेटेड है, 8 जुलाई को आपको याद होगा नेटो की समिट हुई, और इस समिट से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर अब जाके सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आपने ये भी सुना होगा कि जंग जब शुरू हुई थी तो ये सुन रहे थे कि भाई खामनेई साहब जो है वो ईरान छोड़ करके भाग गए हैं और कहीं बंकर में छुपा दिए गए, और पता तरह तरह की बातें आपने सुनी। फिर आपको फाइनली ये पता चला कि वो तेहरान में ही थे, खामनेई कंपाउंड में ही थे, और वहीं पर उनको एसिसिनेट किया गया अपने परिवार वालों के साथ, उनके अपने कमांडर्स के साथ। यानी वो कहीं नहीं गए थे, कहीं नहीं छिपे थे, अपने घर में ही एक सामान्य सी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को एक कैटरिंग वैन में छिपा करके निकाला गया। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। एयरफोर्स 1 जो बोइंग 747 है, जो उनका विमान है, दिखाया ये गया कि वो उस विमान में सवार हुए, प्रेस के लोग भी उसी विमान में सवार हुए, उन्होंने अपना चश्मा उसी विमान में उतारा, उनकी सारी चीज़ें वहाँ रखी गई, और फिर बैक डोर से उनको निकाल करके एक दूसरे विमान C-32A में शिफ्ट किया गया, और उस विमान तक ले जाने के लिए एक कैटरिंग का जो ट्रक होता है जिसमें खाने पीने का सामान ट्रैवल करता है, और उसे ले जा करके फिर किसी प्लेन में चढ़ाया जाता है, उसमें छिपा करके उनको ले जाया गया। और ये C-32 विमान जो है यूके पहुंचा, यूके में RAF माइल्डन हॉल बेस पर उतरा, वहां लैंड हुआ, और फिर वहां पर इस छोटे विमान से C-32A से उनको उतारा गया, और फिर उनके बोइंग 747 जो एयरफोर्स 1 जो उनका विमान है उसमें उनको पहुंचाया गया, और फिर उस विमान से उतरते हुए उनकी तस्वीरों को जारी किया गया। समझ रहे हैं आप मौत का डर क्या होता है, मौत का खौफ क्या होता है? क्योंकि ईरान की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें उसने अपने टारगेट बिल्कुल क्लियर किए थे कि वो कौन कौन लोग हैं जो उनकी हिट लिस्ट में है। उसमें ट्रंप का नाम भी था, और ट्रंप जो है ये बताते रहे बार बार घूम घूम करके एक तरीके का पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि भाई मैं तो ईरान की हिट लिस्ट पे हूँ। और मौत का खौफ कैसा होता है वो ये खबर बता रही है। जब उनको फिर एयरफोर्स 1 से उतारा गया, और फिर वहाँ से वो उस विमान में सवार हुए जो कतर ने उनको बतौर तोहफा दिया होगा। अब शायद आपको याद आ रहा होगा कि उस विमान से सफ़र नहीं किया था उस दिन जब वो अंकारा से वापस लौटने वाले थे। दरअसल उस दिन हुआ यही था कि उनको एयरफोर्स 1 में पहले बैठाया गया, फिर वहाँ से उनको गुपचुप तरीके से उतारा गया, उनकी सिक्योरिटी ने उतारा, और खामोशी से उनको C-32A एक छोटा विमान है उसमें शिफ्ट किया गया, और आगे आगे एयरफोर्स 1 उड़ता रहा। दुनिया ये समझती रही कि एयरफोर्स 1 के ज़रिए राष्ट्रपति ट्रंप जा रहे हैं, जबकि कहानी कुछ और थी। तो ये है मौत का खौफ, और इस मामले में दुनिया ये देख रही है, दुनिया ये मान रही है कि ईरान के लोग, ईरान की अवाम और ईरान के जो लीडर्स हैं उनमें गज़ब का एक बेखौफ ज़िंदगी जीने का वो है। क्योंकि हमने देखा कि ईरान की सड़कों पर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्किन खुद थे, अब्बास अराक्ची को हमने देखा, दूसरे कमांडर्स को देखा। जब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे तो ये तमाम लीडरान अपने लोगों के बीच जा रहे थे। तो संदेश बिल्कुल क्लियर है कि, और डॉक्टर मसूद पेज़ेश्किन ने बिल्कुल ये कहा भी है कि हम डरने वाली कौम नहीं है, और हम हथियार नहीं डालेंगे, हम घुटनों के बल नहीं आएंगे, और हमारे सामने जिस तरह की सिचुएशन होगी हमारा पूरा देश एक होकर के इस जंग को लड़ेगा। चलिए, ये तो हुई पहली खबर। अब दूसरी खबर पर आते हैं, और दूसरी खबर इस पूरे इलाके से जुड़ी हुई है जिसे आप रेड सी कहते हैं, और यहाँ पर है बाबल मंदब, ये गल्फ ऑफ अदन है, और ये रहा यमन, यहाँ है हूती बैठे, और यहीं पर यमन की वो फोर्सेस हैं जो सऊदी अरब सपोर्टेड है और जिसे दुनिया भी तस्लीम करती है, मानती है। अब हालिया हमलों में इस रीजन से गुजर रहे सऊदी के टैंकर्स को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, हम ज़रा सा वहाँ से इसको शुरू करते हैं और तब आपको बताते हैं। देखिए, जब फिनरल चल रहा था तेहरान में ईरान के अंदर सैयद अली खामनेई का, तो उस फिनरल में पार्टिसिपेट करने के बाद यमन के हूतीज़ का एक डेलीगेशन तेहरान से लौट करके यमन आ रहा था और उसको सना एयरपोर्ट पर उतरना था। महान एयरवेज का वो पैसेंजर था, एक पब्लिक पैसेंजर प्लेन था और उसे सना एयरपोर्ट पर उतरना था। इस प्लेन के लैंड करने से पहले जो हमला हुआ एयरपोर्ट पर,
उस प्लेन को नहीं उतरने देने की वजह से यह हमला किया गया था, जिसमें हुतीज का डेलीगेशन आ रहा था लौट करके। उस दिन के बाद इस हुतीज वर्सेस सऊदी अरब के जंग की शुरुआत होती है। ये मामला, ये जंग की आग उस दिन भड़की और इसके बाद फिर आभा पर हुतीज ने हमला किया और उसके बाद से जो जंग एस्केलेट हो रही है उसका सिलसिला लगातार जारी है। अब देखिए, 13 से 14 जुलाई की बात है, यमनी सरकार ने सना एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया। इसके जवाब में हुतीज ने सऊदी अरब में आभा एयरपोर्ट पर हमले किए, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 2022 की जो एक तरह का शांति व्यवस्था थी वो इस दिन टूटती हुई दिखाई दी। और इसके बाद 15 से लेकर के 23 जुलाई तक हुतियों ने सऊदी जहाज़ों के खिलाफ नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। 22 जुलाई को एनसीलिया नामक एक जहाज़ पर हमला किया और इसके बाद से लगातार ये हमले जारी हैं। 24 जुलाई को सऊदी जहाज़ों पर फिर से हमले हुए। 25 से 26 जुलाई को हुतियों ने यानबू और जिजान में ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया और इसके लिए मिसाइल और ड्रोन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके बाद सऊदी अरब ने जवाबी हमले किए। सऊदी अरब ने भी यमन के उस हिस्से पर हमले किए जहां पर हुतीज कंट्रोल करते हैं। 27 जुलाई को हुतियों ने सऊदी अरब में एक बार फिर से अब कैक में जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाने का दावा किया और इसके अलावा कई और संवेदनशील इलाकों में हमले किए गए। 4 अगस्त को भी सऊदी अधिकारियों के मुताबिक हुतियों ने जो है 4 अगस्त को नजरान एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी ली और हालांकि उस दौरान सऊदी अधिकारियों ने कहा कि हुतीज के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया जाएगा और लेकिन इस बीच सऊदी अरब के सैन्य ठिकाने और बुनियादी ढांचों और जहाज़ों को निशाना हुतियों की तरफ से बनाया गया। 6 अगस्त आते आते हुतियों ने यमन में जो सऊदी समर्थित गवर्नमेंट है और उनके जो सरकारी बल हैं उनको निशाना बनाया। सऊदी अरब के मुताबिक हुती हमले में 11 नागरिक उसके अपने यहाँ जख्मी हुए नजरान में और जिजान में। और इसी दिन हमलों में अलग अलग सोर्सेज से ये बताया गया कि यमन के अंदर ही हुतीज ने कम से कम 30 से 58 जो यमनी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके लोगों को अपने हमले का शिकार बनाया। 7 अगस्त तक आते आते हुतियों ने मारिब और दूसरे जगहों पर कम से कम 12 और जगहों पर हमले का दावा किया। यमनी सरकारी बलों पर भी हुतीज का ड्रोन अटैक जारी रहा। सऊदी खुफिया अधिकारियों ने चेतावनी दी कि हुती और ईरान समर्थित जो इराक में मिलिशिया है PMF, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिस पर सऊदिया ने अमेरिका के साथ मिलकर के हमला किया था, उनको लेकर के ये अंदेशा जाहिर किया कि ये PMF और हुतीज जो है मिलकर के सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल फैसिलिटीज़ और दूसरे जो इंपॉर्टेंट जगह हैं उनको निशाना बना सकते हैं, एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं, बंदरगाहों को निशाना बना सकते हैं। 7 अगस्त को सऊदी की तरफ से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया हमने देखी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने आपस में एक समझौता किया। अब देखिए, ये सऊदी अरब और ये रहा टर्की और ये रहा पाकिस्तान, इन तीनों देशों ने 7 अगस्त को एक पैक्ट साइन किया, डिफेंस पैक्ट, जिसे मक्का डिफेंस पैक्ट भी कहते हैं। मक्का में ये डिफेंस डील साइन हुई। हालांकि पहले ये रियाद में होना था, लेकिन बाद के वक्त में इसे मक्का में ले जाकर के इस पर साइन हुआ, डील साइन हुई है। और इसमें तय ये पाया गया कि इन 3 देशों में, यानी पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब, अगर इन 3 देशों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि ये उन तीनों देशों पर हमला है और इसका जवाब फिर तीनों देंगे। लेकिन इस सऊदी अरब और ये जो ट्राई नेशन पैक्ट हुआ, इस हमले, इस बड़ी घटना के बाद, इससे दुनिया भर की निगाहें इस पर थी। इस पर इजराइल की भी प्रतिक्रिया, इस पर ईरान में भी रिएक्ट किया और अमेरिका भी जाहिर है इस चीज़ को नहीं पसंद कर रहा था, क्योंकि अब तक इस पूरे इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी थी, अमेरिका की थी। अमेरिका ही UAE में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, इराक में, जॉर्डन में, सीरिया में, इन तमाम जगहों पे उसके बेसिस थे और इस इलाके को सुरक्षा मुहैया करवाने का सऊदी अरब तक में उसके बेसिस थे और इस इलाके को सुरक्षा मुहैया करवाने का वो दम भरता रहा। लेकिन ईरानी मिसाइलों ने साबित किया कि वो अपने बेस नहीं बचा पाए, तो खाड़ी देशों को वो क्या बचाएंगे। इसके बाद ये एक डिफेंस डील साइन हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी, इस डिफेंस डील के साइन हो जाने के बाद भी, हुतीज ने दावा किया कि उन्होंने जिजान में सऊदी आरामको की जो रिफाइनरी है उसको ड्रोन से निशाना बनाया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर उस डिफेंस डील का क्या हुआ जो तीनों देशों के बीच में, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के बीच हुई थी। 10 से 11 अगस्त के बीच भी हुतियों ने मारिब और पश्चिमी तट पर हमले जारी रखे।
सऊदी पक्ष लगातार अपनी सीमा और ऊर्जा ढांचों की सुरक्षा को लेकर के एक तरीके से हाई अलर्ट पर है। ये स्थिति बनी हुई है। हूतियों के जो सैन्य प्रवक्ता हैं यहिया सारी, उन्होंने दावा किया कि मंगलवार को मारिब के सैन्य कैंप्स को निशाना बनाया। इसके अलावा मोखा, ये जो यमन में ही है, मोखा बंदरगाह, वहाँ पे भी कई ठिकानों को पर हमला किया गया। सऊदी अरब की तरफ से इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो कुछ इस तरह की स्थिति है। अब आप देखें कि हूतीज़ की जो एक्टिविटी है वो लगातार जारी है। इस डिफेंस पैक्ट के बाद भी जो उन्होंने धमकी दी थी उस पर वो अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस डिफेंस डील का क्या हुआ, क्या कोई एक्शन होगा, नहीं होगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। अब चलिए अगली बड़ी खबर का हम रुख करते हैं, और अगली बड़ी खबर रूस, और इस पेज को अब हम यहाँ से क्लियर करते हैं। अगली बड़ी खबर है रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। लगातार जंग के हालात जो है रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ते जा रहे हैं। जो यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है जो रूस के साथ लगता है, उसमें काफ़ी हद तक रूस का कई इलाकों पर कब्जा है। यूक्रेन की कोशिश ये रही कि वो लंबी दूरी के ड्रोन के ज़रिए रशिया के उन ठिकानों को निशाना बनाए जिससे रशिया के अंदर एक तरह का अनरेस्ट पैदा हो, और काफ़ी हद तक उसने ये कोशिश की और वो कामयाब भी रहा, जिसमें ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया। और जिन ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया उसकी वजह से जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है रशिया का, वो तकरीबन 13 से 15% घटा। अब ये 13 से 15% जो ऑयल का प्रोडक्शन घटा, जाहिर सी बात है उसके बाद रशिया ने काफ़ी अपना एक्सपोर्ट भी घटाया। और फिर हमने देखा कि रूस के अंदर जो तमाम जो पेट्रोल पंप्स थे वहाँ पर लोगों की कतारें देखी गई, और एक तरह की ये थोड़ी बहुत नाराज़गी लोगों की, जाहिर सी बात है अगर लोगों को चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो एक अनरेस्ट थोड़ा खिंच सकता है। लेकिन लंबे वक्त तक वो अनरेस्ट भी कायम नहीं रहा, और रूस ने उस पर काबू पाने की कोशिश की और काबू पाया। लेकिन रूस की तरफ से जो पूर्वी हिस्सा है यूक्रेन का, उन इलाकों में, उन तमाम हिस्सों में जितने भी पेट्रोल पंप हैं, जहाँ से चाहे पब्लिक पेट्रोल लेती हो या फिर आर्मी की व्हीकल्स को ऑपरेट करने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती हो, उन ज़्यादातर पेट्रोल पंपों को रशिया का दावा है कि उसने तबाह कर दिया। मतलब ये कि उस इलाके में ऑपरेट करना यूक्रेन के सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, और जाहिर है कि जो आम पब्लिक है उसको भी अपनी ज़रूरत का पेट्रोल वहाँ नहीं मिल रहा था। मिसाइलें जितनी भी रूस की तरफ से मारी जा रही हैं, जितने हमले मिसाइल के ज़रिए किए जा रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है यूक्रेन इस वक्त, क्योंकि डिफेंस बैटरीज उसके पास नहीं है। और लगातार ज़ेलेंस्की बार बार ये बात कह रहे हैं कि मुझे डिफेंस बैटरीज की ज़रूरत है। पैट्रियट के लाइसेंसिंग की बात हो रही थी, लेकिन ये लाइसेंस अगर मिल भी जाएगा तो क्या कितनी जल्दी वो कितने मिसाइलें बना पाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। अभी के वक्त में रूस जो है वो तकरीबन महीने में 140 से ठीक ठाक मिसाइलों का प्रोडक्शन वो कर रहा है, और यूक्रेन जो है वो अमेरिका से मिलने वाली पैट्रियट मिसाइलों के सहारे है। यूरोप भी बार बार डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन जो डिफेंस सिस्टम अभी मौजूदा वक्त में उसके पास है, उसके बूते वो मिसाइलों को रोकने में एक तरीके से नाकाम है। और यही वजह है कि लगातार कई इलाकों में रूस के जो हमले बढ़े हैं उससे यूक्रेन में नुकसान बढ़ रहा है। अब देखिए, अकेले जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें 10 लोगों की मौत की खबर है। ज़ापोरोजिया में एक स्टील प्लांट पर हमला हुआ जिसमें 7 कर्मचारियों की मौत हुई, 21 लोग जख्मी हुए। यूक्रेन ने इस खबर को कंफर्म किया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से और ग्लाइड बमों से हमले किए हैं। एक रूसी हमले में कई सारे और लोग मारे गए हैं। यूक्रेन ने जवाब में रूस के अंदर काफ़ी दूर तक आर्क्स ऑयल रिफाइनरी पर हमले का दावा किया है, और ये दिखाता है कि रूस अब जो है वो लगातार ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट कर रहा है, और कोशिश ये है कि जो प्रोडक्शन है रशिया का ऑयल के मामले में वो उसको निशाना बनाए और वहाँ पर हमला करे। यूक्रेन का कहना है कि रूस को उत्तर कोरिया से लगातार मिसाइलें मिल रही हैं। ये भी एक बड़ी खबर आई कि उत्तर कोरिया से उसको मिसाइलें मिल रही हैं और सैनिक सहायता भी मिल रही है। साथ ही साथ यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की कमी का सामना करना पड़ा, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। पिछले कई दिनों से एपिसोड में मैंने आपको बताया कि यूक्रेन इस वक्त इंटरसेप्टर मिसाइलों की ज़बरदस्त कमी से जूझ रहा है। अच्छा, उसमें एक मुश्किल ये भी है
कि अगर रशिया की तरफ से एक मिसाइल मारी जाएगी तो उसको रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें 2 मारनी पड़ेंगी। यानी अगर रशिया के पास 50 मिसाइलें हैं तो यूक्रेन के पास 100 मिसाइलें कम से कम होनी चाहिए, तब इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि आप उन 50 मिसाइलों को रोक सकते हैं। इसमें भी कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन यह तय है कि एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 इंटरसेप्टर मिसाइलों की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। वो लंबी दूरी के ड्रोन के ज़रिए कोशिश कर रहा है रूस को नुकसान पहुंचाने की, और उसने काफ़ी हद तक रूस को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन रूस का जो प्रोडक्शन है एमुनिशन का, मिसाइल्स का, वो उसकी एक बड़ी ताकत है। और जो एक खबर आई है कि उसको नॉर्थ कोरिया से भी मिसाइलें मिली हैं, ये भी यूक्रेन के लिए एक बड़ा सिरदर्द है और उसको डिफेंस सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। डिफेंस बैटरीज उसकी एक तरीके से खाली पड़ी है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी आपके लिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये खबरें कैसी लगी, और इसके अलावा आप दुनिया से और किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।